अरे कोई बताएगा मुझे, कौन हो तुम? कमला को गुस्से में देखकर रूबीना थोड़ी घबरा जाती है। आंटी जी, मेरा नाम काली लड़की नहीं है, रूबीना है। और मैं अर्नव की दोस्त हूँ, उसे खाना देने आई थी। अर्नव, अब मैं चलती हूँ। अरे रूबीना, रुक जाओ। लेकिन रूबीना वहां से चली जाती है। अरे जाने दे उसे। तेरी जान क्यों मचल रही है इतनी? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? जल्दी बता मुझे। अरे माँ, वो तो बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। क्या? अरे लेकिन तुझे मैंने हमेशा से समझाया है कि ऐसे काले सावले लोगों से बातचीत ही मत करना। लेकिन तूने तो उस काली कौवी से सीधे दोस्ती कर ली। वाह! प्लीज माँ, ये सब काली और गोरी क्या लगा के रखा है आपने? और वो काली और गोरी होने से पहले एक इंसान है। पता नहीं क्यों हम इंसानों के अंदर इंसानियत तो मानो मर ही गई है। बस हर किसी के रंग रूप जाति और धर्म के अनुसार ही परखने लगे हैं हम। अरे आपको पता भी है क्या, रूबीना के कारण ही मुझे किराए का घर मिला है। वो हर 2 दिन में मेरे लिए अपने घर से खाना लाती है, मुझसे मिलने आती है, मुझसे बात भी करती है, पूछती रहती है कि कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसा दोस्त कहाँ मिलता है माँ? अरे मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू नहीं जानता, ये बदसूरत लड़कियां होती ही ऐसी है। अच्छा खासा गोरा चिट्टा लड़का दिखा नहीं कि लग गई है उसके पीछे। अरे वो तो ये सब तुझे अपने झांसे में फंसाने के लिए कर रही है, और तू है कि बेवकूफों की तरह फंसता जा रहा है, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। वो जो कुछ भी कर रही है दिल से कर रही है, और इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं है। इसीलिए आप अपने दिमाग में ये फालतू का ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। अरे आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। इन काले लोगों का जीवन में होना अशुभ होता है, और इनके काले साए से हमारे जीवन में भी अंधेरा आ जाता है, पनौती लगती है। इसीलिए दूर रहे उस कल्लो से, समझा कि नहीं? अब अर्नव चुप रहने में ही भलाई समझता है और कमला के साथ इस बारे में कोई बात नहीं करता। फिर शाम तक जब कमला वापस चली जाती है, तभी वो रूबीना को कॉल करके उससे माफी मांगता है। अरे लेकिन तुम माफी क्यों मांग रहे हो अर्नव? रूबीना, वो मेरी माँ, उन्होंने तुम्हारे रंग को लेकर बुरा कहा, इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी यार, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी उस बात का बहुत बुरा लगा होगा। हाँ अर्नव, एक पल के लिए बुरा तो जरूर लगा, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं रुकती जहाँ नकारात्मक ऊर्जा हो। मैं एक कान से लेकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अरे ऐसे तो कितने लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं। अब सबका दिल पे लेती रहूंगी तो मर ही जाऊंगी ना। हाँ यार, वो बात तो है। वैसे आज का भी खाना तुमने बहुत लाजवाब बनाया था। मैंने तो बहुत चाव से खाया। थैंक यू सो मच यार। ओफो अर्नव, तुम भी ना। अरे बाबा, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। अच्छा बाबा, ठीक है। ऐसे ही एक दिन जब ललिता और तेजेंद्र की सालगिरह होती है, तभी रूबीना अर्नव को डिनर पर बुलाती है। अर्नव से मिलकर ललिता और तेजेंद्र भी बहुत खुश होते हैं। अंकल आंटी, ये तोहफे आप दोनों के लिए। शादी की सालगिरह मुबारक हो। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, तुम अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ पर आए हो, वही बहुत है हमारे लिए। समय से बड़ा तोहफा और कोई नहीं होता। अरे अंकल, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई पीएम हूँ और मैं अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकाल कर आया हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। अब इस सालगिरह की डिनर पर आप दोनों ने मुझे इतने प्यार से बुलाया, तो मुझे तो आना ही था ना। शुक्रिया बेटा। वैसे रूबीना तुम्हारे बारे में बहुत बताती रहती है, और तुम्हारे बारे में जितना भी सुना है सब अच्छा सुना है। ऐसे ही काम करके जीवन में तरक्की करते रहो बेटा। हाँ अंकल, जरूर। अब चलो, जब अर्नब आ ही गया है तो केक भी कट कर लेते हैं। हाँ मम्मी, मैं अभी लेकर आती हूँ केक। अब सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सभी लोग बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं। ललिता और तेजेंद्र अर्नव के जाने के बाद भी रूबीना के सामने उसकी खूब तारीफ करते हैं। फिर जब अगले दिन अर्नव और रूबीना शाम में मॉल जाते हैं, तभी क्या बात कर रही हो? हाँ अर्नव,
तुम्हारे जाने के बाद लगातार आधे घंटे तक मम्मी और पापा तो तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, तुम हो ही इतने अच्छे। अरे बस बस, रुला दोगी क्या मुझे अब? अरे नहीं अर्नव, ये सब मैं बस कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। सच में तुम बहुत अच्छे हो। आज तक तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना, और तुम ही वो पहले दोस्त हो जिसके साथ मेरी इतनी अच्छी बन पाई है। वैसे मेरी जिंदगी में भी कई सारे दोस्त आए, लेकिन तुम्हारे साथ तो बस थोड़े ही दिन बिताए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ दोस्त अलग होते हैं, एकदम खास, और वो तुम हो मेरे लिए। हाउ स्वीट अर्नव। और तुम तो इसी इलाके में रहती हो ना, फिर तुम्हारा आज तक कोई दोस्त कैसे नहीं बना? नहीं यार, लड़के लोग तो जिस नजरिए से देखते हैं, बात करते हैं, वो देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग दोस्त बनाने के लायक ही नहीं है। और रही बात लड़कियों की, तो वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, पता नहीं क्यों। जाने दो रुबीना, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मैं हूं ना। अर्नव, तुमने सही कहा, मैं भी इन लोगों पर ध्यान नहीं देती। फिर तो सही है। वही दूसरी तरफ कमला अब घर जाकर बहुत चिंता करने लगती है, और वो दिन रात अर्नव के पिता उपेंद्र का सिर खाती रहती है। अर्नव के पापा, आप यहाँ आराम से बैठकर मूंगफलियां खा रहे हो, और मुझे है कि इतनी चिंता सताई जा रही है। अरे क्या हुआ है कमला, क्यों इतना बौखला रही हो? अरे अभी तक अर्नव ने एक भी लड़की पक्की नहीं की है। एक बार अगर वो लड़की देखकर बस रिश्ता पक्का कर ले या उसके साथ सगाई हो जाए, तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन वहां पर वो अकेला रह रहा है, ऊपर से वो काली लड़की वहां आती जाती रहती है। अरे उसका क्या भरोसा, आजकल की लड़कियां पता है ना, ऐसे लड़कों को अपने बहकावे में लाकर अपना बना ही लेती है। कहीं हमारा भोला बाला अर्नव उस काली कलोटी के माया जाल में ना फंस जाए। नहीं कमला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और तुमने उसे समझाया तो है ना, वो तुम्हारी बात के आगे कभी नहीं जाता। तुम देखना, वो उससे दूरी बनाएगा। और वैसे भी वो वहां पर काम के सिलसिले में गया है, उससे इतना वक्त ही कहाँ मिलता होगा? बहुत वक्त मिलता है उसे, वो दिन भर काम में जरूर व्यस्त रहता है, लेकिन शाम में तो वो खाली ही रहता है ना। और तो और हफ्ते में एक बार छुट्टी रहती है उसे। हे भगवान, मेरे बेटे को उस मनहूस लड़की से बस दूर ही रखना। अरे घबराओ मत, वो उससे दूर ही रहेगा, मेरा दिल कह रहा है। अरे आपके दिल की तो ऐसी की तैसी, इतिहास गवाह है। अब जो जो कहते हो उसका उल्टा ही होता है, इसीलिए आप कुछ बोलिए ही मत। अरे बाबा, आ जाएगा वो, और तब जो करना है वो कर लेना, क्योंकि तब तो वो तुम्हारे ही कब्जे में रहेगा। इसीलिए इतना मत सोचो, वरना पागल हो जाओगी। ऐसे ही एक दिन जब अर्नव काम से घर आ रहा होता है, तब वो चाय की टपरी पर चाय पीने लगता है। और तभी, वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ क्या भाई साहब? अब कहो ना भाई, क्या हुआ? बड़े दिनों से तुमको इस मोहल्ले में देख रहे हैं, और कई बार तो उस छमक चल्लो रुबीना के साथ भी देखा है। और तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ, उस बेशरम लड़की से दूर रहो। वो काली कलोटी पूरे मोहल्ले में बदनाम है, वो भी सारे गंदे कारणों के लिए। और उसके साथ रहोगे तो तुम भी एक न एक दिन बदनाम हो जाओगे। उसकी ये बातें सुनकर अर्नव को बहुत गुस्सा आता है, और वो उस चाय वाले को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसका कान ही सुन पड़ जाता है। अरे नहीं, मेरा बाया का तो बंदी पड़ गया रे, हाथ है कि हथौड़ा? क्यों रे कमीने, किसी लड़की के बारे में ये सब कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी के बारे में पूरी तरह कुछ पता ना हो, तो उसके बारे में कुछ गलत भी नहीं कहना चाहिए। और रूबीना मेरी दोस्त है, और अपनी दोस्त के बारे में मैं कुछ गलत बिल्कुल नहीं सुन सकता। बता, कहेगा किसी लड़की के बारे में अनप शनप? ना बाबा ना, माफ कर दो भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, आइंदा से नहीं होगी, और उसमें ही तेरी भलाई होगी। वरना आज तो तेरा कान ही सुन कर दिया है, लेकिन अगली बार तो मैं तेरा पूरा बदन ही सुझा दूंगा। फिर घर जाने के बाद अर्नव ये सारी बातें रुबीना को बता देता है, और तभी
थैंक यू सो मच अर्नव। तुमने मेरे लिए उस चाय वाले को मारा और उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन अर्नव, अगली बार से कुछ ऐसा हो जाए तो प्लीज उसे कुछ भी मत करना। बस छोड़ देना उसे। क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रुबीना? अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बके तो मैं कैसे सुन सकता हूँ यार। देखो अर्नव, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे रंग, कपड़े और मेरे चाल चलन को लेकर बहुत घटिया बातें बनाते हैं, लेकिन मैं उन सबको नजरअंदाज करती हूँ क्योंकि मैं और मेरे अपने जानते हैं कि मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जैसा बाहर के लोग मुझे बोलते हैं। और मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अर्नव, हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, इसलिए बेहतर तो यही होगा ना कि हम नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक बातों पर ध्यान दें और सुखी जीवन जिए। हाँ रुबीना, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हारी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहना। हाँ अर्नव, अरे कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, लेकिन मैं तो एक शेरनी की तरह आगे बढ़ती रहूंगी। अब कमला वापस अर्नव को कॉल करके शादी के बारे में बात करने लगती है। अरे माँ, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ ये जबरदस्ती करना बंद कर दीजिए। लेकिन बेटा, उम्र निकली जा रही है तेरी, एक बार तू लड़की तो पक्की कर, वरना इतने अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाएंगे। निकल जाते हैं तो निकल जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। पर अभी मुझे अपने काम पर ध्यान देना है और उसके बाद ही मैं इन सब के बारे में सोच पाऊंगा। सॉरी माँ, लेकिन प्लीज अब बार बार एक ही बात करने के लिए मुझे कॉल मत किया कीजिए। बाय। अरे लेकिन अर्नव, अर्नव बेटा। अर्नव गुस्से में कॉल कट कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और इसी के साथ अर्नव और रुबीना दोनों का रिश्ता गहरा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। क्या? हाँ रुबीना, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए ही बुलाया है और मैं नहीं जानता कि ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई, लेकिन अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। सच बताओ अर्नव, तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? मुझे जरा चिमटी काटो। अरे नहीं अर्नव, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। मैं तो तुमसे इस बारे में कहने से बहुत डर रही थी, क्योंकि तुम तो ठहरे इतने हैंडसम लड़के और मैं निहायती काली। तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और इसी डर के कारण मैंने अपने जज्बात दिल में ही दबा कर रखे। पर अब जब तुमने खुद इजहार कर ही दिया है, तो मेरे दिल में भी मैं ये बात नहीं रख पाई और ये बात जबान पर आ ही गई। प्लीज रुबीना, तुम खुद को काली कहना बंद करो। अरे तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। अरे मैं तो अपनी जिंदगी में कितनी सारी लड़कियों से मिल चुका हूँ, लेकिन तुम कुछ अलग ही हो रुबीना, इसीलिए ये दिल तुम पर आ गया है। और रही बात मेरे घर वालों की, तो ये सच है कि वो तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हम भागकर शादी करेंगे, वो भी मेरे माँ और पापा को बिना बताए। नहीं अर्नव, ये करना बहुत गलत होगा। मैं जानता हूँ रुबीना, लेकिन कभी कभी कुछ सही करने के लिए हमें गलत रास्ते ही अपनाने पड़ते हैं। एक बार अगर हमारी शादी हो गई तो उसके बाद माँ और पापा को हमारे रिश्ते को ना चाहकर भी स्वीकारना ही पड़ेगा। पहले पहले तो वो नहीं अपनाएंगे, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अपने बेटे की खुशी के खातिर वो दोनों हमारे रिश्ते को जरूर अपनाएंगे। ठीक है अर्नव, अगर तुम साथ हो तो मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, पर हमें मेरे घर वालों को बतानी ही होगी ये बात। हाँ रुबीना, चलो। फिर रुबीना और अर्नव दोनों ये बात ललिता और तेजेंद्र को बताते हैं। देखो अर्नव बेटा, मुझे और ललिता को तुम्हारे और रुबीना के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले मेरी बेटी को नहीं स्वीकारेंगे तो मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं जाने दे सकता। हाँ बेटा, किसी का दिल दुखाकर कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए और ये बात तो सरासर गलत है बेटा। पर मम्मी पापा, अर्नव ने पूरी जिम्मेदारी ली है मेरी, और आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या?
मैं अपने सास ससुर का दिल जीत कर ही रहूंगी, देखना आप। प्लीज अंकल आंटी, मुझ पर भरोसा कीजिए। रुबीना मेरे साथ उस घर में बहुत खुश रहेगी और मेरे होते हुए उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। ठीक है अर्नव बेटा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी ये बात मानकर अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हूँ। खुश रखना हमारी बेटी को। जरूर आंटी। फिर अर्नव का काम खत्म हो जाने पर वो रुबीना से शादी करके उसे अपने घर लेकर जाता है। और तभी रुबीना और अर्नव के गले में वरमाला देखकर कमला और उपेंद्र एकदम हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। उसे थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए थी ना। मैंने उसे खास माजी और ईशु का ध्यान रखने के लिए काम पर रखा है। पायल, तुम पानी पियो, इतना गुस्सा मत करो। कल जब वो आ जाएगी तब उससे बात कर लेना। वो ऐसे ही नहीं जा सकती, कुछ तो वजह जरूर होगी। फिर अगले दिन जब उर्मिला काम पर आती है तभी पायल उस पर खूब चिल्लाती है। मेरे को माफ करना दीदी, वो मेरे को एक जरूरी काम के कारण आधे दिन में ही जाना पड़ा। लेकिन मैं 3 बजे गई, 1 बजे नहीं। आंटी को भूलने की बीमारी है ना, इसीलिए उन्हें लगा होगा कि 1 बज गए हैं। देखो उर्मिला, तुम यहाँ पर काम करने आती हो और अपनी नौकरी से ऐसे बिना कुछ बताए बीच में ही चले जाना तुम्हें शोभा देता है क्या? अब जरा माजी की हालत देखो। आज तो भी वो बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन कल उनकी तबीयत कितनी बिगड़ चुकी थी। लेकिन दीदी, कल जब मैं यहाँ पर थी तब आंटी जी की तबीयत एकदम टकाटक थी और अगर मेरे होते हुए उन्हें बुखार आया होता तो मैं यहाँ से कहीं जाती ही नहीं, देवा शपथ। अरे ऐसा भी कौन सा काम आ गया था तुम्हारा जो तुम्हें 3 बजे जाना पड़ा? वो था कोई जरूरी काम दीदी, माफ करना, लेकिन मैं नहीं बता सकती आपको। पर हाँ, इतना जरूर कहेगी कि इस बार जाने दो ना दीदी, अगली बार से मैं इसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हें अब क्या ही कहूँ उर्मिला, पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत परेशान करके रखा है मुझे। खैर चलो, जल्दी से माजी के लिए गर्मा गर्म सूप बना दो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो। ठीक है दीदी। उर्मिला अब सुनीता की बहुत अच्छे से देखरेख करती है और सुनीता कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। फिर एक दिन, दीदी कल मेरी चिंकी का जन्मदिन है, उसके लिए मेरे को तोहफा खरीदना है और एक छोटा सा केक भी लाना है। क्या आप मेरे को पैसे दे सकती हो क्या? वैसे भी 2 दिन बाद पगार तो देनी ही है, तो 2 दिन पहले ही दे दो ना प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है उर्मिला, ये लो, ये तुम्हारे पगार के पैसे। और हाँ, हमारी तरफ से भी चिंकी को जन्मदिन की बधाई देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले हफ्ते ही लेके आएगी चिंकी को इधर। हाँ उर्मिला, अगले हफ्ते तो ईशु को भी 2 दिन की छुट्टी है, तब चिंकी को तू लेकर आना। उतना ही वो दोनों साथ में समय गुजारेंगे। आखिरकार खेलने कूदने के लिए भी तो उन्हें कोई ना कोई लगता ही है ना। जी आंटी, सो तो है। फिर एक सुबह, ओफो पायल, मैंने तुम्हें परसों रात को ही कहा था कि ये वाला शर्ट और पैंट लॉन्ड्री में धोने के लिए देना, लेकिन ये अभी तक यही बास्केट में पड़ा हुआ है। देखो अरविंद, जैसे तुम्हें ढेरों काम रहते हैं वैसे ही मुझे उससे भी ज्यादा काम रहते हैं। मैं घर का और बाहर का सारा काम एक साथ नहीं संभाल सकती। और कपड़ों को लॉन्ड्री में जाकर देना और उन्हें वापस लेकर आना, ये मेरा काम नहीं है, ये काम उर्मिला करती है। तो तुम जाकर उसे ही कहो और मेरा दिमाग मत खाओ। अरे बाबा, मैं तो सुबह सुबह ही निकल जाता हूँ ना, और रात को लौटने पर वो तो यहाँ रहती भी नहीं है, तो मैं उसे कैसे बताऊं? एक काम करता हूँ, माँ को बोल देता हूँ, वो उसे बता देगी। अरे ओ महाशय, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद नहीं है क्या? माँ जी को भूलने की बीमारी है, वो उर्मिला को नहीं बता पाएगी। रहने दो,
और एक काम करो, अपने ये कपड़े बाहर टेबल पर रख दो। मैं ही बता दूंगी उर्मिला को। ये काम करते करते मेरा दिमाग तो एक दिन फटने ही वाला है। सच में पायल भी अपने सारे काम निपटाते निपटाते बहुत थक जाती है। ऐसे ही एक रोज उर्मिला काम पर अपनी बेटी चिंकी को लाती है। चलो चिंकी, मैं तुम्हें अपना नया डॉल हाउस दिखाती हूँ। तुम्हें उसमें से जो भी डॉल पसंद आएगी वो तुम अपने साथ लेकर जाना, मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट समझकर। अरे वाह, सच्ची? मुच्ची, तुम बहुत अच्छी हो ईशु। शुक्रिया। चिंकी बेटा, कैसा था तुम्हारा जन्मदिन? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तोहफे और केक तो लाया ना इस बार? मुझे सब पता है। अरे नहीं काकी जी, माँ ने मेरे लिए ना तो कोई केक लाया, ना ही मुझे कोई तोहफा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मेरी माँ ही सबसे बड़ा तोहफा है। अरे वाह, इतनी अच्छी सोच है तेरी, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। भगवान तुम्हें खूब खुश रखे बेटा। जाओ खेलो साथ में। धन्यवाद काकी जी। फिर सुनीता पायल के पास जाकर उसे चिंकी की बात बताती है। क्या? हाँ बहू, अब वो बच्ची झूठ थोड़ी ना बोलेगी। और वो कह रही थी कि उर्मिला ने उसे जन्मदिन के अवसर पर कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसने हमसे पैसे क्यों लिए? पिछले कुछ दिनों से उर्मिला के स्वभाव में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है और हम उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकते, और ऐसे पूछना अच्छा भी नहीं लगता। हाँ बहू, तेरी बात भी सच है, जाने दे। लेकिन ये बात सोचने वाली है ना, इसीलिए मैंने तुझे आकर बताया। उर्मिला से कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, पर वो अपना सारा काम बखूबी करती है। चलिए आंटी, आपका खाना भी हो गया है और ईशु भी स्कूल गई है, और अब आपका घूमने का समय हो गया है। डॉक्टर ने कहा है ना आपको, जितना हरियाली के बीच घुमाया जाए उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है उर्मिला, चलो चलते हैं। फिर उर्मिला सुनीता को पार्क में लेकर जाती है, जहाँ पर सुनीता की सहेली भी मौजूद होती है। अरे उर्मिला, मैं तो चल चल कर थक गई रे, मुझे कहीं से पानी लाकर दे दे। वो देख, वहां पानी का बंदोबस्त किया हुआ है। अरे नहीं आंटी जी, क्या आप भी? मेरे होते हुए आप बाहर का पानी कैसे पियोगी? मैं जब भी आपको बाहर लेकर निकलती है, सारा बंदोबस्त करके ही निकलती है। आपके लिए मैंने पानी की बोतल लाई है। क्या बात है उर्मिला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। जिस प्रकार से तू मुझे और ईशु को संभालती है, वैसे हमें कोई नहीं संभाल सकता। फिर सुनीता पानी पीती है और उर्मिला को सुनीता की इतनी देखभाल करते हुए देखकर सुनीता की सहेली आश्चर्यचकित रह जाती है। वाकई में सुनीता, ये तेरी काम वाली तो बहुत ही अच्छी है, वरना आजकल के काम वालियां तो बस लालची और कामचोर होती है। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही कही। वैसे उर्मिला, तू मेरे घर पर भी आ जाना काम करने। वो देख मेरी बहू, मुझे आधे घंटे के लिए यहाँ पार्क में घुमाने लाई है, लेकिन अभी भी वो अपने फोन में ही लगी पड़ी है। मुझ पर मेरे घर में कोई ध्यान नहीं देता, और अगर मुझे भी तुझ जैसी कोई काम वाली मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही मिट जाएगी। वैसे बात तो आपकी सही है आंटी जी, लेकिन मेरे को दीदी के पास पूरे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके बाद ही अपने घर जाती है मैं। अब आप ही बताओ, इतने सारे काम के लोड के बीच में मैं आपके पास काम करने कैसे आएगी? मुमकिन ही नहीं है ना। इसीलिए माफ करना, लेकिन मैं नहीं आ सकेगी। ठीक है उर्मिला, कोई बात नहीं। वैसे अगर तुम्हारी पहचान में कोई और काम वाली हो ना, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही काम करती हो, तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है आंटी, मैं पक्का बताएगी आपको। फिर जब दिवाली को कुछ ही दिन बचे होते हैं, तभी अरे दीदी, कल मेरे को मेरे घर की दिवाली की साफ सफाई करने की है, इसीलिए कल मैं नहीं आ पाएगी। क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? अरे कल और परसों मुझे भी छुट्टी है।
और ऐसे में मैंने ये सोचा कि मैं अगर घर पर रहूंगी तो तुमसे सारी सफाई करवा लूंगी, क्योंकि सफाई करते समय मुझे तुम्हें हर एक चीज बतानी पड़ेगी ना। अरे देवा, देखो उर्मिला, दिवाली मेरे भी घर में होगी। तुम चाहो तो कल हाफ डे कर देना, दोपहर को चली जाना, लेकिन प्लीज छुट्टी मत लेना। इतनी मुश्किलों से मुझे 2 छुट्टियां मिल पाई है और इस बीच में मुझे सारे घर की साफ सफाई करनी ही है। अरे आप चिंता मत करो दीदी, मैं एक काम करती हूँ। मेरी एक सहेली है बसंती, वो भी मेरी तरह काम करती है। कल के लिए मैं उसे यहाँ भेज देती हूँ, वो कर लेगी सारे काम अच्छे से। आप एकदम बिंदास रहो, आखिर एक दिन की ही बात है। चलेगा ना दीदी? हे भगवान, ठीक है उर्मिला, अब क्या ही कर सकते हैं। चलेगा, भेज देना उस बसंती को, लेकिन कल ही भेज देना। एक दिन के लिए तो मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। परसों तुम ही आ जाना। हाँ दीदी, आ जाएगी मैं। फिर अगले दिन उनके घर नौकरानी बसंती आती है, जो कि बहुत ही सजी हुई होती है। अरे बहू, ये काम करने आई है या फैशन शो करने? इतनी लाली लिपस्टिक कौन लगाता है भला? तो बताओ मेम साहब, कौन से एरिया में से शुरुआत करने की है? मुझे तो पहले ही बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं झटपट सारा काम करके चली जाएगी। ओ हेलो, झटपट काम करने का क्या मतलब है? सारा काम अच्छे से और वक्त लेकर करना। अरे काय को चिंता करेली हो मेम साहब, बसंती के हाथ में जादू है, जादू। मैं जिधर भी छूती है उधर की जगह एकदम चिकनी हो जाती है। चलो एक एक करके मैं तुम्हें सारे काम बताती हूँ। फिर पायल बसंती को सारे काम बताना शुरू करती है। पहले 1 घंटे में तो वो सारे काम सही से करती है, लेकिन उसके बाद में, अरे ये क्या, यहाँ पर तो तुमने साफ किया ही नहीं बसंती। पहले ये जगह साफ करो, फिर दूसरी जगह सफाई करना। क्या? अरे ये मेरा काम थोड़ी ना है मेम साहब। अरे ये तुम्हारा काम नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने थोड़ी ना तुम्हें नाचने या गाने के लिए बोला है, सफाई ही करने के लिए बोला है ना। और वैसे भी तुम यहाँ पर सफाई ही करने आई हो। वो बात नहीं है मेम साहब, ये डस्टिंग का काम है, इसीलिए मैं ये काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो बसंती? हाँ मेम साहब, मेरे को तो उर्मिला ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। अब दूसरे काम फटाफट बता, खाली फोकट बैठकर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बसंती की बातें सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन, देखो उर्मिला, आइंदा से मेरे घर पर किसी और काम वाली को भेजना भी मत। अरे कल उस बसंती ने मेरा इतना दिमाग खाया कि क्या ही बताऊं। उसने सिर्फ आधी सफाई की है, डस्टिंग करने का कहा तो बोलती है कि वो अलग से पैसा लेगी। अरे ये भी कोई बात हुई क्या? वो दरअसल बाकी काम वाली आप कामों को देखकर ही अलग अलग पैसे लेती है। अब मेरी तो यहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी है ना, इसीलिए मैं इसमें सारे काम कर देती है, वरना मैं भी आपके लिए अलग अलग रेट लगाती। पर आपने कहा तो मैं फिर कभी नहीं बुलाएगी किसी और काम वाली को। और हाँ दीदी, इतना संभाल कर लेने के लिए शुक्रिया। अरे ये शुक्रिया वगैरह बाद में बोल लेना। अब चलो, जितनी सफाई बची है वो आज किसी भी हाल में पूरी करनी ही है, वरना सारा बचा हुआ काम कल पर चला जाएगा। और कल तो मैं ऑफिस जाऊंगी, तो तुम्हें यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ दीदी, हम सारा काम आज ही निपटा लेंगे, ताकि मेरे को भी बाद में टेंशन न हो। फिर उर्मिला सफाई करने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, आंटी जी, मेरा सारा काम तो हो गया है, बस 1 घंटे की ही ड्यूटी और बाकी है। लेकिन मैं सोच रही है कि आज 1 घंटा काम जल्दी हुआ है, तो मैं अभी चली जाती हूँ। अब आप ही बताओ मेरे को, जाऊँ या रुकूं? मेरे कपड़े तो अलमारी में ठीक से रख दिए ना? हाँ आंटी जी, वो तो कब का रख दिए मैंने। ठीक है, फिर तू जा और कल जल्दी आना, लेट मत करना,
ठीक है आंटी जी, चलो आती है मैं, बाय। उर्मिला उस दिन 1 घंटा जल्दी चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद ईशु तो अभी ट्यूशन गई है और आज उसे आने में देर होगी। एक काम करती हूँ, मैं तब तक पास के मंदिर होकर आती हूँ। आज शाम में वहां पर बहुत सुंदर भजन होने वाला है। फिर सुनीता मंदिर चली जाती है, लेकिन वहां से लौटते समय वो भूलने की बीमारी के कारण घर का रास्ता ही भूल जाती है। ये गली या वो गली, हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार की गाड़ी से टकराकर सुनीता का बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बाप रे, हमें इन आंटी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ, और लगता है ये इनका फोन है। इसमें लास्ट डायल नंबर पर कॉल लगाता हूँ और उन्हें भी बता देता हूँ। लास्ट डायल नंबर पायल का ही होता है और वो आदमी पायल को कॉल लगाता है। तब पायल ऑफिस में काम कर रही होती है। क्या माँ जी का एक्सीडेंट हो गया? लेकिन ऐसे कैसे? उर्मिला उर्मिला कहाँ पर है और उसके होते हुए माँ जी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे भाभी जी, यह काकी जी अकेली ही थी, उनके साथ और कोई भी नहीं था और अब हम उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप भी सीधे वहीं पर आ जाइए। क्या उनके साथ कोई भी नहीं था? अच्छा ठीक है, आप प्लीज मेरी माँ जी के साथ ही रहिए और उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाइए। मैं भी पहुंच रही हूँ वहां पर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रितिका समय पर आकर पूजा में बैठ जाती है और पूजा खत्म होने के बाद, रितिका, अब तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाभी, माँ की तबीयत एकदम चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। क्या कहा माँ? लेकिन तुमने तो कहा था कि पापा की तबीयत खराब हो गई है। ओह हाँ, मेरा मतलब वही है। पापा की तबीयत अब एकदम मस्त है। बस भी करो रितिका, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। सुबह जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तभी मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया था और तभी मुझे उन्होंने बताया कि तुम रात को मायके गई ही नहीं थी। क्या? हाँ रितिका, अब बता, रात भर से तुम कहाँ पर थी और हम सब से तुम क्या छुपा रही हो? वो भाभी, दरअसल वो मेरी सहेली है ना चंचल, उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद चंचल का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसीलिए मुझे रात में उसके पास जाना पड़ा। क्या कहा? चंचल के पास? हाँ भाभी, चंचल का इस शहर में कोई नहीं है। वो यहाँ पर नौकरी के लिए आई है, इसीलिए उसे सांत्वना देने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ा। अब अगर मैं अपने घर वालों से ये कह देती कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ तो मुझे वहां पर कोई जाने नहीं देता, इसीलिए मैंने झूठ बोला भाभी। हे भगवान! भाभी, मैं सच कह रही हूँ, यही झूठ है, मेरा मतलब यही सच है भाभी। ठीक है रितिका, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आइंदा से झूठ बोलकर मत जाना कभी भी। अब देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, माफ कीजिए मुझे। कोई बात नहीं रितिका। रितिका बाल बाल बच जाती है। फिर एक दिन जब मिहिर का जन्मदिन आता है तभी, ये लो भैया, ये रहा आपका तोहफा। अरे वाह, क्या बात है छोटे, लेकिन क्या है इसमें? खोलकर तो देखिए भैया। फिर शौर्य वो तोहफा खोलता है और उसमें एक महंगा सा स्मार्टफोन होता है। लेकिन उस फोन को देखकर रितिका गुस्से से लाल हो जाती है। लेकिन छोटे, ये तो बहुत महंगा फोन है और इसकी क्या जरूरत थी मेरे भाई? आखिर तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे भैया, आप जो भी मेरे लिए करते हो ना, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसे अपना लीजिए, मना मत कीजिए। ठीक है छोटे, अब जब तू इतने प्यार से ले ही आया है तो मैं रख लेता हूँ।
और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सच में ये फोन तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, मुझे भी बहुत पसंद आया। क्यों रितिका? हाँ भाभी, बहुत ही बढ़िया फोन है ये। फिर बाद में शौर्य, अरे क्या जरूरत थी भैया को इतना महंगा फोन देने की? अरे कोई छोटा मोटा तोहफा दे देते तो भी चल जाता, तो फिर इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? लेकिन रितिका, भैया अभी नया फोन लेने ही वाले थे, इसीलिए मैंने ये सोचा कि उनके लेने से पहले मैं ही उन्हें गिफ्ट कर देता हूँ। वैसे तो मेरे लिए तुम्हारी जेब से जल्दी पैसे निकलते नहीं हैं, और अपने भैया के लिए बराबर इतने सारे पैसे निकल गए। हाँ क्यों, अब क्या हुआ? इस बार क्या तुम्हारी सैलरी वक्त से पहले आ गई क्या? ओफो रितिका, तुम भी ना। अरे बाबा, मैंने ये फोन एक साथ पैसे देकर नहीं खरीदा है, मैंने तो ये डाउन पेमेंट करके ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? ईएमआई? अरे मेरे होशियार पतिदेव, ईएमआई भरने के लिए भी तुम्हारी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए। अब कैसे भरोगे इतनी ईएमआई? फिक्र मत करो रितिका, एक खुश खबर है, मुझे नई नौकरी मिल गई है, वो भी एक बहुत बड़े पोस्ट वाली, जिसमें मुझे अभी से कई गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। और 1 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है, और अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा ये काम करने का आखिरी महीना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन शौर्य। थैंक यू रितिका। रितिका बहुत खुश हो जाती है और वो ये सारी बातें चंचल को बताती है। तभी क्या? अरे बाप रे, अब जब शौर्य को ज्यादा सैलरी वाली नौकरी लगने वाली है, तब तो वो अपने भैया को और ज्यादा पैसे देगा, और साथ ही ऐसे तोहफे पर तोहफे देता ही रहेगा। अब उसके भैया ने उसके लिए इतना सब किया है, तो वो भी तो उसके लिए उतना करेगा ही ना। हाँ चंचल, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, और मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं मेरा ये बेवकूफ पति अपने भैया पर सारे पैसे ना उड़ा दे। उसका तो कोई भरोसा नहीं बाबा। लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ तो बता यार, मेरा दिमाग तो पूरी तरह बंद पड़ चुका है। अब तुझे अपने पति और जेठ के बीच फूट डालनी होगी। क्या कहा? फूट? लेकिन ये फूट किस दुकान में मिलती है? अरे मेरी दिमाग से पैदल सहेली, फूट यानी तुझे उन दोनों के बीच में दूरियां लानी होगी। तेरे पास 1 महीने का समय है। शौर्य को उस नई नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ही तू उन दोनों भाइयों को अलग कर दे, तो फिर उसके सारे पैसे तेरे पास ही आएंगे, और वो अपने भैया पर कोई पैसा नहीं लुटाएगा। अरे वाह, ये तो तूने एकदम बढ़िया सुझाव दिया है। लेकिन मैं उन दोनों को दूर कैसे करूंगी? अरे अब सारा काम मैं ही करूँ क्या? जरा तू भी कुछ सोच ले। फिर चंचल और रितिका दोनों अब फूट डालने के लिए योजना बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रितिका शौर्य के पास जाकर, शौर्य, आज तो भैया मेरे मन से उतर ही चुके हैं। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन क्या हुआ है रितिका, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अब देखो ना, मैं अभी उनके कमरे से गुजर रही थी, और वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई तो अभी भी उसी नौकरी पर घिस रहा है, और तो और घर में कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं देता, और एक फोन लाकर उसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, क्योंकि आज तक मैंने उसके लिए हद से ज्यादा ही किया है। क्या भैया ने ये सब कहा? हाँ शौर्य, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे, मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुम ही बेवकूफ हो जो उन पर अपनी जान लुटाते हो। वो तो सामने से कुछ और दिखते हैं, लेकिन पीछे से तो कुछ और ही है। मुझे लगा नहीं था रितिका कि भैया के मन में मेरे लिए इतनी मेल होगी। देखो शौर्य, अब तुम जाकर उनसे कोई बहस मत करो, वरना वो लोग तो यही कहेंगे कि मैं बस यहाँ की बात वहां करना जानती हूँ। पर अब तो तुम समझ चुके हो ना कि उनका दिल कितना काला है, तो तुम भी अब उनसे 4 कदम दूर ही रहना। हाँ रितिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। रितिका की ये बातें सुनकर शौर्य अब मिहिर से बहुत नाराज हो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे छोटे,
रोज तो तुझे ऑफिस में ही छोड़ता हूँ कार से, तो फिर आज तू अलग से क्यों जा रहा है? नहीं भैया, आप चले जाइए अपनी कार में, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। पर छोटे, देखिए भैया, मुझे बहुत देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग है आज सबके साथ। हाँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना तुझे, उसमें क्या हुआ? शौर्य मिहिर की कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और उसके स्वभाव में आई इस बदलाव को देखकर मिहिर स्तब्ध रह जाता है। ये लो मिहिर, तुम्हारा और देवर जी का ये डब्बा। अरे, देवर जी अकेले ही चले गए? आज वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्या? नहीं अमृता, पता नहीं क्या हुआ है छोटे को। आज तो उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और बेवजह ही अलग से चला गया। कुछ हुआ है क्या घर में? नहीं तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि वो किसी चिंता में होंगे, इसीलिए उनका बात करने का मन नहीं होगा। होता है कभी कभी, आप उस बारे में इतना मत सोचो। भगवान करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि आज से पहले वो मुझसे कभी रूठा नहीं है। अब तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो मिहिर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ज्यादा चिंता मत करो और जाओ, मैं ये डब्बा देवर जी के ऑफिस भिजवा देती हूँ। ठीक है अमृता। फिर मिहिर चला जाता है और ये सब रितिका पीछे से देख रही होती है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। पहला प्लान तो कामयाब हो गया चंचल। पहले दाव में ही दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू इतने में ही रुक जाएगी। तुझे उन दोनों भाइयों के बीच में और दरार लानी होगी और तभी जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। हाँ चंचल, समझ गई मैं। फिर शाम में खाने के वक्त भी शौर्य मिहिर से कोई बात नहीं करता, जिस कारण मिहिर और परेशान हो जाता है। फिर एक दिन शौर्य की अलमारी में आधे कपड़े तो भैया के ही है, जो भैया ने उन्हें पहनने के लिए दिए थे, क्योंकि उन दोनों का माप लगभग एक समान ही है। अब मैं शौर्य की अलमारी से भैया के कपड़े हटाकर फिर से भैया की अलमारी में रख देती हूँ, ताकि शौर्य को ये लगे कि भैया ने गुस्से में आकर उनके कपड़े वापस ले लिए हैं। फिर रितिका ऐसा ही करती है और फिर बाद में जब शौर्य अलमारी से कपड़े निकालने जाता है, तब वो मिहिर के कपड़े गायब देखकर हैरान रह जाता है और वो गुस्से में मिहिर और अमृता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में वो कपड़े रखे हुए देखता है। मेरा यकीन कर छोटे, मैंने ये कपड़े यहाँ पर नहीं लाए हैं और ना ही अमृता ने। ये कपड़े तेरी ही अलमारी में थे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप भैया? तो फिर ये कपड़े अपने आप चलकर आए हैं क्या इस अलमारी में? देवर जी, सच में ये कपड़े हमने यहाँ पर नहीं लाए हैं। आप दोनों तो मेरे मन से उतरते ही जा रहे हो। अरे आपके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और। जाइए, अपने कपड़े अपने पास ही रखिए, क्योंकि अब मैं अपने कपड़े खुद खरीद सकता हूँ और आपसे भी महंगे कपड़े खरीद सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला जाता है। अरे इसे अचानक से क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो कपड़े आपने नहीं निकाले और मैंने भी नहीं निकाले, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि ये काम रितिका का है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब मिहिर और अमृता काफी चौंक जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब शौर्य अपनी नई नौकरी पर जाने लगता है। उसकी काफी अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद अब रितिका के तेवर ही बदल जाते हैं। अरे रितिका, यह खीखी खोखो करने से अच्छा कोई काम ही कर लो। सुबह से तुमने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया है। अरे तुम भी इस घर की बहू हो और तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। अरे भाभी, अब मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरा पति पहले से बहुत ज्यादा कमाता है और वो घर में पैसे भी बहुत ज्यादा देने लगा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब आप घर में एक नौकरानी लगा लो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या कहा? नौकरानी? नहीं रितिका, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी और तुम्हें अपने हिस्से के काम खुद ही करने पड़ेंगे। समझ गई ना? नहीं भाभी, एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली।
इतना कहकर रितिका नखरे दिखाते हुए चली जाती है और अब अमृता मिहिर को ये सारी बातें बताती है। क्या कहा? रितिका का अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब ये बात तो हमें छोटे को बतानी होगी। फिर वो दोनों शौर्य के पास जाकर रितिका के बारे में सब कुछ बताते हैं। हाँ, तो क्या गलत कहा उसने? अब जब घर में पैसा आ गया है तब वो काम क्यों करेगी? क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? आपको तो रितिका के नखरों पर रोक टोक लगानी चाहिए, लेकिन आप तो उसका साथ दे रहे हो और मुझे तो उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि उस दिन भी आपकी अलमारी से मिहिर के कपड़े उसी ने हमारे अलमारी में रख दिए होंगे, वरना हम दोनों के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? हाँ छोटे, ये सारी करामात तेरी ही बीवी की है। नहीं शौर्य, इन लोगों की बातों में मत आओ तुम। ये तो बस हम दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं। अरे सच तो यही है कि इनसे हमारी अमीरी अब देखी नहीं जा रही। तमीज से बात करो रितिका। रितिका बिल्कुल सही कह रही है भैया। पिछले 1 महीने में आपने मुझे अपने असली रंग दिखा दिए हैं और अब तो मुझे वाकई में आप दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। और शौर्य, मैं तो अब तुमसे यही कहूंगी कि अब हम इनके साथ रहेंगे ही नहीं। घर का ऊपरी हिस्सा पूरा खाली है और अब तो हम अमीर भी हो चुके हैं, इसीलिए अब हमें ऊपर रहने जाना चाहिए। हाँ रितिका, रिश्तों का तो बंटवारा हो ही चुका है, लेकिन अब घर का बंटवारा होगा और यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। क्या? रितिका और शौर्य का ये फैसला सुनकर अमृता और मिहिर एकदम चौंक जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।